आज की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम राजस्थान की रियासतें और राजस्थान के प्रमुख राजवंश की चर्चा करेंगे। राजस्थान की रियासतें पढ़ते पढ़ते राजस्थान की राजवंश भी साथ साथ में चलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 15 अगस्त 1947 और 1 नवंबर 1956 के पूर्व की स्थिति क्या थी? तो दोनों ही स्थितियों में देखा जाए तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वह 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले मूलभूत रूप से देखा जाए तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में 3 ठिकाने थे और राजस्थान में 19 छोटी या बड़ी रियासतें थी। स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम है अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। यह केंद्र शासित प्रदेश है वो ब्रिटिश राजस्थान अर्थात ब्रिटिश आधिपत्य में राजस्थान की जितनी रियासतें थी उनके नियंत्रण के लिए यहाँ एक कमिश्नर का पद था, इसलिए इसको कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान में कमिश्नरी प्रांत कितने थे? तो एक अजमेर और मेरवाड़ा। राजस्थान में 3 ठिकाने थे, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। 15 अगस्त 1947 और 1 नवंबर 1956 से पहले की स्थिति की ठिकानों की बात करें तो ठिकानों में कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? तो 3 ठिकाने हैं वह आपको याद रखने हैं। नीमरा जो अलवर में है, दूसरा है लावा, जयपुर में आता था उस समय लेकिन वर्तमान समय में टोंक में स्थित है, और तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में है। तो ये 3 ठिकाने हैं वह आपको याद रखने हैं। अब अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं, रियासतें। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में रियासतों की संख्या 19 थी, छोटी या बड़ी सब मिला दे तो 19 रियासतें थी। एक एक नाम से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की 19 रियासतों के नाम कौन कौन से थे और उनमें क्या विशेषताएं थी वो आपको याद रखना है। सबसे पहली रियासत हम अपने ही संभाग से शुरू करते हैं, उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में एक रियासत का नाम आता है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत की बात करें तो वर्तमान में यह उदयपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेवाड़ में उस समय कितने जिले आते थे उसकी भी बात कर ले तो मेवाड़ में तत्कालीन समय में उदयपुर जिला भी शामिल था, उदयपुर का पड़ोसी जिला राजसमंद भी शामिल था, राजसमंद के साथ चित्तौड़गढ़ भी शामिल था और चित्तौड़गढ़ के अलावा आंशिक रूप से भीलवाड़ा का प्रदेश भी इसमें शामिल था। तो मेवाड़ रियासत सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे बाद में। मेवाड़ रियासत के बाद बात करें तो 3 रियासतें इसके पास ही थी जहां एक ही वंश ने शासन किया था। मेवाड़ में गुहिल वंश, गुहिलोत वंश या सिसोदिया वंश आता है। इसी के साथ साथ उदयपुर का पड़ोसी जिला डूंगरपुर, उसका पड़ोसी बांसवाड़ा और बांसवाड़ा का पड़ोसी है प्रतापगढ़। तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन चारों में गुहिलोत वंश या गहलोत वंश का या गुहिल वंश का ही शासन था। इनके महाराणाओं की बात करें तो मेवाड़ के जो भी शासक थे उनको पहले रावल के नाम से जाना जाता था। रावल के बाद इन्होंने राणा की उपाधि धारण की, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, इस प्रकार से। और इसके बाद आता है वह है महाराणा की उपाधि बाद में धारण की। तो सबसे पहला आता है रावल, राणा और महाराणा। डूंगरपुर के शासकों की बात करें और बांसवाड़ा के शासकों की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के शासक थे, उनकी उपाधि थी महारावल। मेवाड़ की बात करें तो रावल, राणा और महाराणा ये मेवाड़ के शासकों की उपाधियां थी। इसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जितने भी शासक थे वह अपनी उपाधि लगाते थे महारावल। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ के जो शासक है वह अपने नाम के आगे राव लगाते थे। तो ये 4 रियासतें और उनके शासकों की उपाधियां आपको जरूर याद रखनी है। अगली बात करें तो 3 रियासतें और आती है, 4 हमने पढ़ी, 3 और पढ़ेंगे। 3 में आती है मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़ रियासत, मारवाड़ के बाद आता है बीकानेर और किशनगढ़। ये तीनों ही रियासतें थी, वहां पे एक ही वंश का शासन था, राठौड़ वंश। और यही मारवाड़ है वह 10 मई 1633 में जोधपुर रियासत के नाम से भी जाना गया। 10 मई 1633 ये आपको याद रखना है। तो 3 रियासतें हो गई, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। इसमें एक बड़ा प्रश्न बनता है कि 19 रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
तो इन 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर या मारवाड़ रियासत थी। इसके बाद बात करें कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 रियासतें और आती है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ में हाड़ा वंश का शासन था। और झालावाड़ के बारे में पूछा जाता है राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत की बात करें तो झालावाड़ का नाम जरूर आएगा। तो 4 + 3 + 3 इतनी रियासतें हो गई। अगली बात करें 2 रियासतें और आती है, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर की क्या विशेषता है, तो भरतपुर और धौलपुर है वह जाट रियासतों के नाम से प्रख्यात थी, अर्थात यहाँ पे जाट वंश का शासन था, इसलिए जाट रियासतें भी कही जाती है। यह आरपीएससी ग्रेड 3 2005 में पूछा गया था, इसलिए इसको भी याद रखना है। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें। इसके बाद 2 रियासतें और आती है, जैसलमेर और करौली। यह दोनों रियासतें देखिए ध्यान से, करौली कहां पे है, पूर्वी राजस्थान में है। जैसलमेर कहां पे है, पश्चिमी राजस्थान, एक उधर है एक इधर है। दोनों ही रियासतों में यदुवंशी शासक थे, अर्थात यादव वंश का शासन रहा था, इसलिए यादव वंश की 2 रियासतें भी आपको याद रखनी है, वह हो जाएंगी जैसलमेर और करौली। जैसलमेर के शासक है वह अपने नाम के पीछे सिंह लगाते थे, जबकि करौली के शासक है सॉरी वह अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। तो ये 2 बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण रियासतें आती है, आमेर रियासत जिसे जयपुर रियासत भी कहा जाता था, और एक आता है अलवर रियासत। आमेर की बात करें तो 19 रियासतों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम आता है आमेर या जयपुर रियासत यहां पे। और दूसरा आता है अलवर। अलवर रियासत जयपुर की पड़ोसी रियासत थी, और अलवर और जयपुर दोनों में किस वंश का शासक था, यह भी आपको याद रखना है। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन था, कछवाहा वंश के बारे में अपन और भी आगे पढ़ेंगे। और अलवर में नरुका वंश का शासक था, और ये नरुका वंश है, इसकी उत्पत्ति कछवाहा वंश से ही मानी जाती है। इसके बाद जयपुर हो गया आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जोधपुर हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, झालावाड़ हो गया राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। 3 रियासतों के नाम और आएंगे, तीनों ही छोटी छोटी है, आपको 3 पॉइंट ही याद रखने हैं, सिरोही, शाहपुरा और टोंक। सिरोही देवड़ा राजपूतों के शासन के लिए प्रसिद्ध रियासत थी। शाहपुरा जो भीलवाड़ा में आता है, राजस्थान की उस समय की सबसे छोटी रियासत थी। और अंतिम में आता है टोंक। तो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करें तो वो कौन सी थी, टोंक थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे शासकों की सहायता से 1 नवंबर 1956 को ये सभी रियासतें वर्तमान राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आई। जो भी भाग बच गए वो 1 नवंबर 1956 के आसपास और भी सम्मिलित हुए। लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे विश्व में और पूरे भारत में स्वाभिमानी स्वामी भक्ति की बात करें या फिर अपने परचम की बात करें, उस राजवंश की जो विश्व का सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतों में से इसका नाम आता है, वह रियासत है मेवाड़ रियासत, जिसको स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी रियासत भी कहा जाता है। इसमें महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि योद्धा भी पैदा हुए। तो इसी में रानी पद्मिनी, कर्णावती जैसी जौहरी राजपूतानियों ने भी जन्म लिया। यह रियासत कहीं न कहीं अपने स्वतंत्रता प्रेम के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस रियासत के बारे में इन्होंने क्या क्या कोटेशन कहे उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में किन किन शासकों का शासन रहा, किस वंश का शासक रहा, वहां से स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ रियासत में गुहिल वंश है, इसका नाम आपको याद रखना है, गुहिल, गुहिलोक या सिसोदिया वंश, 3 नाम आएंगे। यही वंश है, इन्होंने मेवाड़ में शासन किया। मेवाड़ रियासत में कितने जिले शामिल थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर जिला, राजसमंद जिला और भीलवाड़ा का आंशिक क्षेत्र और चित्तौड़गढ़, ये 4 जिले हैं। यह आपको मेवाड़ रियासत में याद रखने हैं। इसके साथ इनके नाम की बात करें तो कितने नाम आते हैं मेवाड़ के बारे में,
तो सबसे पहले सोचेंगे अपन मेवाड़ के बारे में। मे और वाड़, मे प्लस वाड़। मे का मतलब होता है मेर जाति और वाड़ का मतलब होता है रक्षित प्रदेश। तो मेवाड़ का मतलब हो गया मेर जाति या मेव जाति द्वारा रक्षित प्रदेश, इसी को कहा गया है मेवाड़ कहा गया है। मेवाड़ को मेव प्रदेश, मेदपाट, प्रागवट और शिविक इतने नाम दिए गए थे, लेकिन आपको दो नामों के बारे में उसका क्या इतिहास रहा वह भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे मेव जाति। तो मेव जाति तत्कालीन समय में इसी दक्षिणी राजस्थान में निवास करती थी और मलेच्छों से अक्सर इनका संघर्ष होता था। तो ये मेव जाति इस दक्षिणी राजस्थान के भूभाग की रक्षा करती थी, इसलिए मेव जाति द्वारा रक्षित प्रदेश मेवाड़ बन गया। इसी को मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। मेदपाट एक संस्कृत शब्द है, प्रागवट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद रखते हैं। एक नाम आता है शिवी। शिवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिवी यह नाम है वह महाभारत काल में भी जाना जाता था। महाभारत काल में शिवी जनपद की राजधानी की बात करें तो मध्यमिका, यही मध्यमिका है वह वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है, जो भी वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो शिवी जनपद महाभारत काल में राजधानी मध्यमिका, जिसे नगरी भी कहा जाता है। अब शिवी जाति की बात करें तो इसका भी एक इतिहास है। शिवी जाति मूलतः पश्चिमी भारत अर्थात वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां एक जिला है जंग जिला, इस जंग जिले में निवास करती थी। लेकिन तत्कालीन समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम सुना होगा आपने, सिकंदर का नाम सुना होगा। तो सिकंदर के आक्रमण के कारण यही शिवी जाति है वो वहां से स्थानांतरित होकर राजस्थान में आ जाती है और राजस्थान के कौन से भूभाग में निवास करने लगती है, दक्षिणी भूभाग में। इसलिए इस शिवी जाति के प्रतिस्थापन के कारण ही इसे शिवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शिवी है वह जाति कहां की थी, पाकिस्तान की थी, ये भी जरूर याद रखें। अब ये गुहिल वंश है उसकी स्थापना कब हुई और गुहिल वंशीय शासक थे उनकी उत्पत्ति कहां से हुई उसकी बात करेंगे। तो देखिए दो प्रश्न हैं, गुहिल वंश की स्थापना अलग है और गुहिल साम्राज्य की स्थापना अलग है। गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में, वंश की स्थापना की बात कर रहे हैं। जबकि गुहिल साम्राज्य की बात करें तो ये बहुत पीछे का काल आता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात करें सबसे पहले गुहिल वंश अर्थात जो गुहिलोत थे उनकी उत्पत्ति की बात करें तो कहा जाता है यह भगवान राम के वंशज थे, ब्राह्मण थे, या कुछ ने कहा है ये मुस्लिम थे। तीनों ही मत की व्याख्या करेंगे और तीनों ही मत का जो समरी है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले मत की बात करें तो सबसे पहला मत दिया था मुहणोत नैन्सी और गौरीशंकर ओझा ने। मुहणोत नैन्सी और गौरीशंकर ओझा ने क्या कहा था कि जो गुहिल वंश के शासक थे वह सभी किस वंश से संबंधित थे, सूर्यवंशी थे। यहां सूर्यवंश का मतलब क्या होता है वो समझ ले। तो आपने हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में सुना होगा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी चल रहा है आपके वाला जहां परीक्षा हो रही है, हो तो नहीं रही है लेकिन फॉर्म भरे जरूर जा रहे हैं। त्रेता युग का नाम सुना होगा। इस त्रेता युग में सूर्य के एक पुत्र का नाम आता है वेवस्वत मनु। सूर्य के पुत्र वेवस्वत मनु हुए। इसी वेवस्वत मनु के वंशज हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु राजा के वंशज हुए थे राम। राम के पुत्र हुए थे कुश और कुश के वंशज है वही गुहिल वंशीय कहलाते हैं अर्थात गहलोत वंशीय कहलाते हैं। तो ध्यान रखें सूर्य वंश कहां से स्टार्ट हुआ, सूर्य पुत्र व्यवस्थ्य मनु से हुआ। उनके पुत्र कौन हुए, मतलब उनके वंशज कौन हुए, इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के वंशज हुए भगवान राम और भगवान राम के पुत्र कुश हुए और यही कुश है उनकी जो भावी पीढ़ी है वह गुहिलोत वंश से संबंधित है। इसका प्रमाण कहां मिलता है तो मेवाड़ का जो झंडा है उस मेवाड़ के झंडे में सूर्य का निशान है। दूसरा, बप्पा रावल ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। उन सोने के सिक्के में 3 चित्र हैं। एक चित्र तो है उगता हुआ सूर्य, एक चित्र है दंडवत करता हुआ, सूर्य को दंडवत प्रणाम करता हुआ एक व्यक्ति, और तीसरा है एक कामधेनु गाय का चित्र है। तो सूर्यवंशी होने के प्रमाण कौन से हैं तो मेवाड़ का झंडा और बप्पा रावल के जो सिक्के हैं वह सूर्यवंशी होने के प्रमाण हैं। इसके बाद
दूसरा प्रमाण आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इन गुहिल वंशियों की उत्पत्ति हुई थी गुजरात में, और गुजरात में एक स्थान आता है वल्लभीपुर। इस वल्लभीपुर में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था शीलादित्य, और उनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। शीलादित्य और पुष्पावती वल्लभी नगर में रहते थे। जब मलेच्छों ने आक्रमण किया वल्लभीपुर पर, तब यह पुष्पावती है वह आबू में आई हुई थी किसी मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन मलेच्छों से युद्ध करते हुए शीलादित्य की मृत्यु हो गई। तब पुष्पावती वो सती होना चाहती थी, लेकिन उनकी सखियों ने कहा कि आप गर्भवती हैं, आपका सती होना उचित नहीं है। सती प्रथा के बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो अपना विचार सती होने का उन्होंने त्याग दिया, और वहां पे एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम हुआ गुहिल। गुहिल पुत्र को जन्म देने के बाद पुष्पावती सती हो गई, ऐसा कहते हैं। और इस गुहिल का जन्म एक गुफा में हुआ था, और इसका लालन पालन करने वाली एक ब्राह्मण स्त्री का नाम आता है, वह है कमलावती। कमलावती ने ही इस गुहिल का लालन पालन किया था। तो एक कंसेप्ट हो गया मुहनोत नैंसी और गौरीशंकर जी ओझा का। दूसरा कंसेप्ट हो गया राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड का। और तीसरी बात आती है वह है अबुल फजल। अबुल फजल ने अपना अलग ही मत दिया। इन्होंने कहा भारत के इधर आता है पश्चिमी भाग में ईरान में उस समय एक शासक थे जिसका नाम था नौशेखा। ये आपको याद रखना है, नौशेखा। और उनकी पत्नी का नाम था रूमा, और उनके पुत्र का नाम हुआ नौशेजदा। ठीक है, नौशेजदा या नौशेजाद, जो भी नाम आता है। इस नौशेजाद को अपने पिता के साम्राज्य से विरक्त होना पड़ा, और वह ईरान को छोड़कर यहां राजस्थान में आ गए। नौशेजाद ने अपने पिता से युद्ध करने के लिए वापस ईरान गए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके वंशज है वो राजस्थान में ही रह गए, और वही वंशज है वह गुहिलोत या गुहिल वंश के वंशज कहलाते हैं। यह अबुल फजल की जो मत है उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे बात करें 977 ईस्वी का आहड़ शिलालेख। 977 ईस्वी का आहड़ शिलालेख है, उसको पढ़ने वाले सॉरी D.R. भंडारकर और गोपीनाथ झा, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा। D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने 977 ईस्वी के आहड़ अभिलेख के अनुसार बताया कि गुहलोत वंशीय है या ये गुहिल वंश है, वह किससे उत्पन्न हुआ है? ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है। अब मत हो गए 4। मुहणोत नैंसी पहला मत, दूसरा मत हो गया कर्नल जेम्स टोड का, तीसरा मत हो गया अबुल फजल का, और चौथे मत की बात करें तो चौथा मत हो गया 977 ईस्वी का आहड़ शिलालेख। सभी में अलग अलग बातें कही गई है। अब सभी ने अपने अपने मत दिए। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप मूवी देखने जा रहे हैं 4 दोस्त, तो उस मूवी के सीन में क्या देखते हैं? तो कोई है वो हीरो को देखता है, कोई हीरोइन को देखता है, कोई कपड़े देखता है, कोई पीछे डांस कर रहे उनको देखता है। तो सबने अपने अपने हिसाब से जो ऐतिहासिक स्रोत थे उनका अलग अलग वर्णन किया। अब बात करें ये चारों, तो इन चारों ने कैसे वर्णन किया? तो चारों में की जन्म तिथि की बात करें तो सबसे पहला था मुहनत नैंसी, 1610 में जन्म हुआ। कर्नल जेम्स टोड 1782 में जन्म हुआ। ओझा जी का जन्म 1863 में हुआ, और अबुल फजल का जन्म है वो 1531 में हुआ। यह चारों है वह 1000 साल बाद लगभग गुहिल वंश का इतिहास लिख रहे हैं। तो ये 4 मत अलग अलग हुए। इन चारों मतों के अनुसार गहलोत, गुहिलोत, गुहिल या सिसोदिया वंश है, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आज हम इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इसी गुहिल वंश को आगे से, कहां से इसके साम्राज्य की नींव पड़ी और कौन कौन से शासक इस मेवाड़ के इतिहास में हुए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।